बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी की दुनिया हिला दी है। शुवेंदु सरकार द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सत्ता संभालने के साथ ही सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही सबसे बड़ी मुसीबत में भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, क्योंकि उनको लेकर लगातार खुलासे हो रही हैं। तो वहीं अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद सयोनी घोष की भी मुश्किलें बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के नेताओं के खिलाफ चौतरफा शिकंजा कस गया है। राज्य भर में जारी एक अभियान के तहत टीएमसी के कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों, विधायकों, उनके रिश्तेदारों और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन नेताओं पर वित्तीय हेराफेरी, जबरन वसूली, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, चुनाव के बाद हुई हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस का है। उन्हें ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी टीएमसी के कई नेताओं और ममता बनर्जी के खास पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को भी पकड़ा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने एक चुनावी वादा पूरा करते हुए मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची से हटा दिया है। वह इस फैसले के बाबत राज्य सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस फैसले के तहत कोटा के लिए मूल सूची में केवल 66 ओबीसी जातियों को नियमित किया गया है। अपने नए फैसले में शुवेंदु अधिकारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 2010 का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इस तरह से अब बंगाल में ओबीसी आरक्षण 7% पर सिमट गया है। वहीं उसमें भी अब सिर्फ 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले को पलट दिया है। दर्शकों, बंगाल की ममता सरकार जिन मुस्लिम जातियों पर मेहरबान थी, अब वे ओबीसी का कोटा नहीं खा सकेंगे। तुष्टीकरण के चक्कर में ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी थी। ममता सरकार ने आरक्षण सूची को विस्तार देने की आड़ में कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया था। हालांकि बीजेपी सरकार ने अब 10% दिए जाने वाले आरक्षण की श्रेणी को समाप्त कर दिया है। राज्य में कुल ओबीसी का कोटा 7% ही रहेगा। वहीं से पहले शुवेंदु सरकार ने बंगाल में बड़ा फैसला लेते हुए मजहब के आधार पर दिए जाने वाले सभी सरकारी भत्ते और योजनाओं को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने कहा था कि सूचना और संस्कृति विभाग और अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत जो योजनाएं धर्म के आधार पर चलाई जा रही थी, उन्हें अब खत्म कर दिया जाएगा। वरना ममता सरकार में इस आधार पर भी मुस्लिमों को खुश करने के काम हो रहे थे। मजहब के नाम पर इमामों को 3000 रुपए दिए जा रहे थे, तो वहीं आजान देने वाले मुअज्जिन को 1500 रुपए दिए जाते थे। वहीं सीएम शुवेंदु के इस फैसले से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बंगाल के बीजेपी सरकार से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी में बगावत की अटकलें लगातार आ रही है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले जहां पार्टी मीटिंग में केवल ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी बोलते थे, बाकी लोगों का काम केवल सुनना होता था, लेकिन करारी हार के बाद टीएमसी पार्टी मीटिंग का यह मॉडल उल्टा होता दिख रहा है। अब टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी को आंख दिखा रहे हैं और दीदी और भतीजे चुपचाप अपने नेताओं को सुनने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार की ओर से गौवंश और भैंसों की कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइंस पर जंग छिड़ गई है। पुरा शरीफ के मुफ्ती समेत कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने लोगों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है, लेकिन टीएमसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें गाय और भैंसों के वध पर शर्तें लगाई गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सांसद महुआ मोइत्रा कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। उन्होंने सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच को बताया कि इन पाबंदियों से बंगाल के पशुपालकों पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी। बंगाल की बीजेपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रावधान किया गया है कि बिना फिट सर्टिफिकेट के गौवंश और भैंसों को कोई नहीं काट सकता है। मवेशियों की कुर्बानी से पहले पशु चिकित्सक से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस नोटिफिकेशन के तहत 14 साल से कम उम्र के मवेशी और बूढ़े बीमार पशुओं को नहीं काटा जा सकता है। इसके खिलाफ टीएमसी विधायक अखरुजम्मा ने याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट में इस केस में पेश होते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा
कि गरीब लोग इस उम्मीद में पशु पालते हैं कि उन्हें बेचकर कुछ पैसे पाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन से रोजी रोटी के लिए पशुपालन पर निर्भर लोगों का आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पशु वध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 में ढील की मांग करते हुए बैल, सांड और भैंसों की कुर्बानी की इजाजत मांगी गई है। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास अपील की है। तोहा सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि इस बार ईद पर कुर्बानी के लिए गाय न खरीदें। उन्होंने आगे कहा कि हमें बीफ क्यों खाना चाहिए, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, हम इसके बजाय बकरियों और भेड़ों की कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने समुदाय के लोगों से गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। दर्शकों, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद इस कानून को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीएमसी इस कानून के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पश्चिम बंगाल नगर निगम विभाग ने राज्य के उत्तरी बंगाल स्थित टीएमसी की ओर से संचालित 4 शहरी नगर निगमों के बोर्डों को भंग करने की घोषणा की है। इन निकायों पर लंबे समय से बिना चुनाव कराए गए प्रशासनिक बोर्डों के माध्यम से अवैध रूप से काम करने के गंभीर आरोप थे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा चिंता ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अब अभिषेक बनर्जी और साइनी घोष को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के दफ्तरों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। कोलकाता और हावड़ा के बाद बुलडोजर अब आसनसोल में गरज रहा है। आसनसोल में टीएमसी युवा के कार्यालय पर एक्शन लिया गया और टीएमसी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जमीन पर टीएमसी ने अवैध ऑफिस बनाया था। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की कंपनियों पर भी कार्यवाही शुरू हो गई है। दर्शकों, कोलकाता नगर निगम की तरफ से हाल ही में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को लेकर उनकी मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा गया है। शुरुआत में खबर सिर्फ इतनी थी कि अवैध निर्माण और बिल्डिंग प्लान की जांच के लिए नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उन संपत्तियों को लेकर उठ रहा है जिनका विवरण बीजेपी ने सार्वजनिक किया है। एक न्यूज चैनल रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी ने 43 संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है जिनका संबंध अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बानानी बनर्जी और सायोनी घोष से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों की जांच के लिए जो नोटिस भेजा है उस लिस्ट में अभिषेक बनर्जी के साथ सायोनी घोष का भी नाम है, लेकिन ये टीएमसी सांसद सायोनी घोष ही है या कोई और महिला है, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोलकाता नगर निगम की एक लिस्ट के अनुसार टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों में सायोनी घोष का नाम है, मतलब एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप दिखाया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक 19D7 टैंक्स लेन स्थित फ्लैट का मालिक सायोनी घोष और अभिषेक बनर्जी को संयुक्त रूप से बताया गया है। बता दें कि कोलकाता नगर निगम ने कालीघाट रोड स्थित 121 कालीघाट रोड को लेकर अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। वहीं कोलकाता नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीएमसी के कद्दावर नेता और 9वें बरो के अध्यक्ष देवालिया बिस्वास ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर निगम का नोटिस जाने के ठीक अगले दिन इस इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। वहीं इस्तीफा देने के बाद देवालिया बिस्वास ने साफ कहा कि उन पर पार्टी की नीतियों को बदलने और अभिषेक को बचाने के लिए भीतर से भारी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके आगे झुकने के बजाय उन्होंने गरिमा के साथ पद छोड़ना बेहतर समझा। खबर के मुताबिक देवालिया बिस्वास टीएमसी की बेहद मजबूत और जमीनी पकड़ रखने वाली नेता मानी जाती हैं। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 74 से वो पार्षद हैं और अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए जानी जाती है। देवालिया बिस्वास ने खुद मीडिया के सामने आकर यह खुलासा किया है कि अभिषेक के घर नोटिस जाने के बाद से ही उन पर पूरी नीति और नियम कानून को ताक पर रखकर भारी आंतरिक दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अपनी ही पार्टी टीएमसी के रसूखदार नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देवालिया बिस्वास ने कहा कि कुछ सच तो सच ही होते हैं, उन्हें किसी के दबाव में आकर झुटलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी नीतियों और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने खुद ही अध्यक्ष पद से हटने का फैसला लिया। देवालिया बिस्वास के इस तीखे बयान ने साफ कर दिया है कि वे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए चल रहे इस अंदरूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर से ही दबाव का ये गंदा समूह सक्रिय था। पूरी टीम को इस बात की खबर लग चुकी थी। दर्शकों, इस पूरे मामले को बंगाल की बदली हुई राजनीतिक कमान और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के लिए बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित यू टर्न देखने को मिला जब दक्षिण 24 परगना जिले की हाई
प्रोफाइल फाल्ता विधानसभा सीट से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए। वोटिंग से पहले टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के पैर खींचने से टीएमसी की ज्यादा किरकिर हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की धमकियों के कारण जहांगीर बैकफुट पर गए। गौरतलब है कि फाल्ता विधानसभा सीट अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। फाल्ता विधानसभा से उन्हें 1.68 लाख वोटों की लीड मिली थी। अब निर्वाचन आयोग ने 2 मई को ईवीएम में छेड़छाड़ और धांधली की शिकायत के बाद फाल्ता में उपचुनाव का ऐलान किया था। तब अभिषेक बनर्जी ने विवादित ट्वीट किया। 2 मई को नतीजे से पहले अभिषेक बनर्जी काफी जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि ममता बनर्जी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती हैं। इसलिए ही तो अभिषेक बनर्जी ने देश के गृह मंत्री तक को चैलेंज दे दिया था। वहीं 2 मई को फाल्ता में री वोटिंग की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ यूनियन ऑफ इंडिया को फाल्ता आने की चुनौती दी थी। लेकिन उपचुनाव से पहले हालात बदल गए और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार आ चुकी है। इसके बाद अब अभिषेक बनर्जी अपनी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। अब कुछ बोलने की हिम्मत अभिषेक बनर्जी नहीं जुटा पा रहे हैं। धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं फाल्ता में जहांगीर खान के चुनाव लड़ने के पीछे हटने के बाद टीएमसी के अंदर नाराजगी है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वो इससे खुश नहीं है क्योंकि ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। फाल्ता अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। हो सकता है कि वो बाद में इस पर कोई बयान दे। पार्टी निश्चित रूप से इस मामले पर विचार करेगी और अपनी राय देगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सत्ताधारी पार्टी ने वहां डर का माहौल बनाया था। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस बार पुष्पा फुस्स हो गया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सभी पुष्पा उनके बॉस डायमंड हार्बर में उनकी तस्वीरें लगी होती थी जिस पर लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। अब हर कोई झुक रहा है। एबी का एजेंट अब झुक गया है। आने वाले समय में एबी भी झुकेगा। चिंता मत करो, आगे सभी झुकेंगे। दरअसल एबी का मतलब यहाँ अभिषेक बनर्जी से है। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी चुनावी राजनीति के साथ अवैध संपत्ति के आरोपों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा उन पर 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। टीएमसी के पूर्व मंत्री गियासुद्दीन मुल्ला ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने धमकी देने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं जहांगीर खान भी अब सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने लगा है। ऐसे में साफ है कि अंदर खेला हो चुका है और जिस तरह से जहांगीर खान ने यू टर्न लिया है उससे साफ है कि सरकारी गवाह बन वो अभिषेक बनर्जी को बुरा फंसा सकता है। दर्शकों, राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी टिप्पणी की है। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गद्दार जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अराजकतावादी मानसिकता का प्रतीक बताया। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब ये आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे तो उनसे आप खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है, आपने अंबेडकर पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी की इस तीखी टिप्पणी को लेकर बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनके अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। वहीं राहुल पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं जो देश की राजनीति को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी, आपने सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। दर्शकों, पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने भारत को नीचा और अपने देश को महान दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। लेकिन इन पर भी कांग्रेस और विपक्ष के लोग हेले लिंग को हीरो बताने में लगे हुए हैं और ऐसा फैलाया जा रहा है जैसे पीएम मोदी उसके पूछे सवालों से भागे हों। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनित ने एक्स पर लिखा है कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लगा लिया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल न पूछ ले। लेकिन अगर देश का मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी। यहाँ मीडिया नहीं चरण चुंबक है।
वहीं मोदी जी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है, हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी ताली बजा रही है। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे की आलोचना करने वालों की बोलती विपक्ष के ही वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बंद कर दी। शरद पवार ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक मुद्दों पर हमारी उनसे अलग राय हो सकती है। हालांकि जब देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को विदेश में कम करने या उससे समझौता करने की बात आती है तो इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र के गौरव और सम्मान के मामले में कोई सियासी मतभेद या विवाद नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे शरद पवार ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें